Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today's topic is AC through a capacitor. AC through a capacitor. Alternating current through a capacitor. Capacitor. कि कि अगर हम किसी कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यानी कैपेसिटिव सर्किट जो है। तो इन यानी इस फिगर में देखें कि अ लो पावर बल्ब इज़ कनेक्टेड with an AC source and a capacitor C is also connected to this AC source। तो इस सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है। अब अगर स्विच एस थ्रू अ स्विच, अगर स्विच एस इज क्लोज, तब देखेंगे कि बल्ब विल लिट अप, कि बल्ब जो है वो लिट करेगा। लेकिन अगर यही सोर्स, यही कैपेसिटर और यही बल्ब जो है वो किसी डीसी सोर्स, यानी वो जो उससे जैसे आपने पहले पढ़ा था हमने कि कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, एंड यहाँ को बल्ब लगा दिया जाए, तो उस वक़्त क्या होता है, ये आपने ना पहले पढ़ा था कि ये कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स को हमने बैटरी के साथ लगा दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये क्या होता है कि कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, कन्वेंशनल करंट जो है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस साइड पे मूव करेंगे? आपको ये पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कन्वेंशनल करंट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन, यानी कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस। तो अब क्या होगा, जब ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लेट चूँकि बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस प्लेट में से, चूँकि मेटल है, मेटल में के अंदर एटम्स हैं, एटम्स में पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और क्या होगा, प्रोटॉन्स भी होंगे एटम्स के अंदर, ये जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के जो हैं। तो क्या होगा कि जब ये व्हेन कैपेसिटर, ये प्लेट जो है कैपेसिटर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, तो क्या है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ना, इस प्लेट में जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब प्लेट में से जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं प्लेट की इनर साइड पे, इस साइड पे। तो ये प्लेट जो है वो कैपेसिटर की, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन निकले, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। इस तरह से बहुत से एटम्स में से बहुत से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो बहुत से पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे इस प्लेट पे। तो इस तरह इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस असेंबल हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, होते जाएंगे। और अब इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करें, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, इस प्लेट की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी क्या करती है, बैटरी इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल पे एंटर होते हैं बैटरी के अंदर, तो बैटरी इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो, दीज विल मूव टूवर्ड्स दिस प्लेट, वो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट की तरफ रिपेल करेगी, यानी ये दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द प्लेट, टूवर्ड्स दिस प्लेट। इस प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इस प्लेट पे पहुंचेंगे, तो इस पे यानी जिन एटम्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे, क्या होगा, वो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहाँ वो एटम्स नेगेटिवली चार्ज होंगे। रिजल्टेंटली इस प्लेट की इनर साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी क्यू चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। तो जब ये प्लेट्स, ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक ये प्लेट्स फुली चार्ज ना हो जाएं, यानी
ये ज़ाहिर है जब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये नेगेटिवली चार्ज होगी, इस पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होते जाएंगे, तो क्या होगा, इनके दरमियान भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा ना, विच इज़ इक्वल टू, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा V इज़ इक्वल टू क्यू बाय सी। क्यू इज़ इक्वल टू सी भी होता है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू सी ओवर क्यू ओवर सी के इक्वल होगा। और इधर बैटरी का पोटेंशियल अगर V है तो इस तरह से होगा वो। तो ये प्रोसेस, ये चार्जिंग का प्रोसेस उस वक्त तक चार्ज रहता है, कंटिन्यू रहता है, जब तक ये इन दोनों प्लेट्स पे चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम ना हो जाए, यानी इस पे प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो जाए और इस पे माइनस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो जाए। तो उस वक्त ये प्लेट्स जो है ना फुली मैक्सिमम चार्ज हो जाता है उन पे, और इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। जब ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, तो उस वक्त कैपेसिटर जो है बच्चे वो जो है फुली चार्ज हो जाता है। उस वक्त फिर कोई करंट फ्लो, कोई चार्जेस मूव नहीं करेंगे इस तरफ या उस तरफ, दोनों पे प्लेट्स पे चार्ज इक्वल हो जाएंगे, तो कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, तो एज अ रिजल्ट कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हेन पोटेंशियल बैटरीज, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, उस वक्त इन केस ऑफ डीसी, जब डायरेक्ट करंट फ्लो करता है कैपेसिटर में से, यानी इसको डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस वक्त ये होता है, फिर कोई करंट नहीं फ्लो करता। तो ये बल्ब एडवांस जब जैसे ही हम लगाते हैं ना, इसको सोर्स कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो उस वक्त यानी स्विच को ऑन करें तो फ़ौरन जो है वो बल्ब लिट होगा, बाद में बल्ब जो है ना वो ऑफ हो जाता है, यानी बल्ब कॉन्स्टेंटली जो है ना वो लिट नहीं करता, यानी इसमें से कॉन्स्टेंटली बल्ब में से करंट फ्लो नहीं करता वो, इस वजह से बल्ब ऑन शुरू में किस वजह से होता है, उस दौरान होता है बल्ब ऑन सिर्फ जब तक कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता रहता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, करंट स्टॉप हो जाता है, तो ये करंट को ब्लॉक कर लेते हैं, यानी हम कहते हैं कि कैपेसिटर ना डीसी करंट को उस वक्त ब्लॉक कर लेता है और वो बल्ब लिट नहीं होता फिर बाद में, तो इस तरह से है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर यही सोर्स जो है, यही कैपेसिटर जो है, इट इज़ कनेक्टेड टू द ये टू एन एसी से अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, यानी एसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए इसी कैपेसिटर को, इस तरह से ये वाला एसी सोर्स है, तो फिर क्या होता है, फिर देखते हैं। जब शुरू में स्विच ऑन किया जाएगा, सपोज ये एसी सोर्स का ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल, तो उस वक्त क्या होगा, ये प्लेट जो है जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी, ए टर्मिनल से, वो टर्मिनल ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, टर्मिनल बी जो है लो पोटेंशियल पे यानी नेगेटिव पे होगा। जो प्लेट टर्मिनल ए से कनेक्टेड होगी इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जिस तरह मैंने इधर समझाया ना कि किस तरह से चार्ज होती है पॉजिटिवली, तो अब यहाँ भी ऐसे ही होगा कि जो है ना कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, यानी इन आ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस प्लेट में से, निकलेंगे, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इसके बाद ये प्लेट इधर इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें से नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, ये प्लेट पे जो लो पोटेंशियल पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है यहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट की तरफ मूव करेंगे, तो ये प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो शुरू में जब चार्जिंग हो रही होती है, तो उस वक्त यानी जब ये कैपेसिटर ये इस तरह से जब ये मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है ना पोटेंशियल, ये सोर्स का, एसी सोर्स का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, तो उस वक्त ये प्लेट भी मैक्सिमम चार्ज हो जाती हैं, दोनों प्लेट्स पे चार्जेस जो है ना वो मैक्सिमम आ जाते हैं, यानी ये फुली चार्ज हो जाती हैं प्लेट्स। फिर इसके बाद क्या होता है कि एसी की ये है ना प्रॉपर्टी कि वो अपनी जब मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है तो उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी ये पोटेंशियल जो है पॉजिटिव पोटेंशियल ए टर्मिनल का पोटेंशियल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज, यानी डिक्रीज़ होने का मतलब ये कि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो डिक्रीज़ होता है पोटेंशियल, तो उस दौरान प्लेट जो है ना, यानी ये टर्मिनल नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है कि इधर से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इधर से चार्जेस जो है ना वो यानी ये फिर कम चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, ये चार्जेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी ये कम पोटेंशियल पे होगा, तो फिर ये चार्जेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव नहीं करेंगे, तो उस दौरान क्या है जो है
वो फिर ये होता है कि यानी ये टर्मिनल का चार्ज कम होता जाता है, तो ये फिर अपना चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इधर डिपॉजिट होना शुरू, इधर से पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इधर से इधर भी मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर इधर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगी ये प्लेट, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिजल्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस तरफ मूव करेंगे, इस प्लेट की तरफ। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करते जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक एटम में तो क्या होगा कि वो एटम न्यूट्रल हो जाएगा एज ए रिजल्ट, फिर इधर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जाएगा, वो भी न्यूट्रल होता जाएगा, तो ये चार्जेस न्यूट्रल होते जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो। तो एज ए रिजल्ट इस पे पॉजिटिव चार्जेस रिड्यूस होते जाएंगे, यानी कम होते जाएंगे। इस प्रोसेस को, चार्जेस के कम होने को हम कहते हैं कि चार्जेस जो है ना वो, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। पहले पहले यानी साइकिल के दौरान क्या था, हाफ साइकिल के दौरान कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। फिर नेक्स्ट जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, चार्ज भी इन प्लेट्स पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद चार्ज डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो चार्ज जब ये इन प्लेट्स पे चार्ज ये जो है वो इस टर्मिनल पे यानी चार्ज डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो चार्ज जब मिनिमम होगा, प्लेट्स पे भी चार्ज उस वक्त मिनिमम होगा, यानी इनका चार्ज, दोनों प्लेट्स का चार्ज ज़ीरो हो गया, इस पे भी ज़ीरो चार्ज हो गया, इस पे भी ज़ीरो चार्ज हो गया। जब पोटेंशियल जो है वो मिनिमम हो गया, यानी रिड्यूस होते होते पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, तो चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद ये होगा कि ये सोर्स जो है अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, यानी इसका ये वाला टर्म जो है, टर्मिनल जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर उस वक्त क्या होगा बेटा, देखते हैं हम। जब ये वाला यानी कैपेसिटर उसी तरह ही कनेक्टेड है, तो सोर्स के साथ ये बल्ब ऐसे ही है, ये बल्ब का ये सिंबल है। तो ये सोर्स जो है उस वक्त यहाँ नेगेटिव साइकिल आ रहा होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, अगले हाफ साइकिल के दौरान ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, यानी एसी सोर्स जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। हमने ये देखा हुआ है ना कि हाफ साइकिल के दौरान बाद वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है एसी सोर्स, एसी करंट सोर्स जो है ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा कि जो फिर अगेन यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे, तो रिजल्टेंटली ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, होती जाएगी, ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, उस वजह से ये ऐसे ये। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव यानी प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा इस वाली पे, अब जो पहले जिस पे माइनस क्यू चार्ज था उस पर प्लस क्यू हो जाएगा, यानी और जिस पे पहले पॉजिटिव क्यू था वहाँ पे वो प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, वो उस पर माइनस, उसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस प्लेट के इनर साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस तरह से अगेन यानी नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान जब सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा होता है और वो नेगेटिव साइड पे वोल्टेज जो है वो उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव साइड पे बढ़ रही होती है, तो उस दौरान ये कैपेसिटर अगेन चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जब ये नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो जाती है वोल्टेज, माइनस V0 पे होती है, तो उस वक्त ये कैपेसिटर फिर अगेन जो है मैक्सिमम यानी चार्ज की वैल्यू उस पर मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यानी प्लेट्स पे इस पे यानी चार्जेस की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, एंड जो पहले नेगेटिवली थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगेन फिर जब वोल्टेज अपनी नेगेटिव मैक्सिमा पे पहुंचेगी, मैक्सिमम वैल्यू पे, उस वक्त ये प्लेट्स जो हैं वो फुली, कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा। अगेन फिर वो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम के बाद अगेन वो जो वोल्टेज जो है वो कम होना शुरू होगी, कम होते होते कम होगी, रेड्यूस होगी, तो उस वक्त उस दौरान कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, तो चार्ज भी कम होता जाएगा और क्या है, वोल्टेज भी रिड्यूस होती जा रही होगी, पोटेंशियल। तो रिड्यूस होते होते जब वोल्टेज ज़ीरो पे पहुंच जाएगी साइकिल के एंड पे, तो उस वक्त चार्ज अगेन कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होते होते इसका चार्ज भी ज़ीरो पे पहुंच जाएगा और अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा एसी सोर्स का। तो दोनों सोर्सेज में, दोनों सूरतों में देखें, जब इनिशियली जब कैपेसिटर ये जो है चार्ज हो रहा था उस वक्त भी चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इस बल्ब के थ्रू, तो इसलिए बल्ब लिट हुआ, यानी करंट फ्लो कर रहा था। किस डायरेक्शन में? शुरू में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी जब वो पोलैरिटी चेंज करेगा सोर्स अपनी। तो
यानी पहले साइकिल के दौरान भी, यानी हाफ साइकिल के दौरान भी करंट फ्लो किया थ्रू द बल्ब, यानी 1 क्वार्टर के लिए क्या है, ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वार्टर में ड्यू टू द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो करंट फ्लो करेगा। डिस्चार्जिंग भी जब हो रही होगी तो उस वक्त भी तो चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, इसमें से जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज, डिस्चार्जिंग के दौरान भी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनको चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, यानी लेकिन करंट की और जब ये फिर नेक्स्ट साइकिल में भी इसी तरह ही होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों होती है, दोनों के दौरान चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के दौरान करंट जो है वो फ्लो करता है। इसलिए एसी सोर्स जो है जब कनेक्ट किया जाए कैपेसिटर के साथ, तो कैपेसिटर जो है वो यानी कैपेसिटिव सर्किट के साथ, तो उस वक्त जो है ना कैपेसिटर इट अलाउज एसी टू पास थ्रू इट, यानी कैपेसिटर एसी करंट को अलाउ करता है इसमें से गुजरना, यानी वो इसमें से पास होता रहता है ड्यू टू द डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, यानी सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है। बट फॉर एन ये जो है डीसी सोर्स को कनेक्ट किया जाए इसके साथ कैपेसिटर के साथ, तो उस वक्त करंट सिर्फ एक वाइल के लिए, जब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है इनिशियली, तो उस वक्त करंट फ्लो करता है, बाद में नहीं, करंट फ्लो नहीं करता बाद में। करंट यानी एसी क्या करता है, कैपेसिटर डीसी करंट को क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है, यानी वो डीसी करंट को रोक लेता है। हम ये कहते हैं कि एसी सोर्स को, एसी करंट को कैपेसिटर अलाउज एसी करंट टू पास थ्रू इट बट इट ब्लॉक्स डीसी करंट, ये डीसी करंट को ब्लॉक कर लेता है। बस ये था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि ये जो है इसकी थ्योरेटिकल थ्योरी देखते हैं हम। इसके बाद कि हमने ये और इसकी वेव फॉर्म भी फिर देखेंगे। ये हमारे पास है ना कि V इज़ इक्वल टू वी नॉट, वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज, उसकी इक्वेशन क्या है, V इज़ इक्वल टू उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके इक्वल होती है, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल, इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास Q चार्ज जो है, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, V इज इक्वल टू Q ओवर C, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो Q इज इक्वल टू सी वी, यानी चार्ज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में ये V की ये वाली वैल्यू पुट करें तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू वी नॉट, आगे सॉरी ये देख लेते हैं, C Q किसके इक्वल होगा, C इंटू वी की जगह इसकी ये वाली वैल्यू पुट करें, वी नॉट, वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी वी की जगह पे हम वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। तो उसके बाद करंट यानी चार्ज किसके इक्वल आ गया, दिस चार्ज इज इक्वल टू दिस। तो यानी चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, हम देखते हैं चार्ज और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द सोर्स जो है वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। चार्ज किसके इक्वल है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है इट इज़ अ कांस्टेंट, यानी क्यू जो है V इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी, यानी V भी साइन ओमेगा टी के साथ वेरी करता है, साइन फंक्शन ऑफ ओमेगा टी है। इसी तरह Q जो है, ये C तो कांस्टेंट है, तो Q इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी Q भी इसके इक्वल है, V नॉट साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है और V भी साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, यानी बोथ वेरीज विद द साइन ओमेगा टी की वैल्यू के साथ वेरी करते हैं, यानी दोनों की यानी जहाँ जब V मैक्सिमम होगा चार्ज भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी चार्ज भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मिनिमम होगी यानी ज़ीरो के इक्वल होगी उस वक्त प्लेट्स पे चार्ज भी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इट मीन्स के जब दोनों का यानी ये भी साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, ये भी साइन ओमेगा टी के V भी और Q भी, तो इट मीन्स V और V इज़ इन फेज़, यानी दोनों में फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। Q और V में देर इज़ नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन Q एंड V, दोनों का फेज़ सेम है, इसका भी ओमेगा टी है, इसका फेज़ भी, इसका का फेज़ भी ओमेगा टी है, तो दोनों का फेज़ सेम है, हम कहेंगे V इज़ इन फेज़, V इज़ इन फेज़ विद Q और V इन फेज़ है, यानी Q एंड V आर इन फेज़ है इन केस ऑफ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और स्टोर
और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बोथ आर इन फेज, वो इन फेज है। अब हम देखते हैं करंट कैसे फ्लो करता है इसमें से। करंट आई, सिंस आई इज इक्वल टू द, आई जो है हमें पता है ना कि करंट इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल होता है, यानी आई इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। हमने पीछे पढ़ा भी है, पीछे करंट वाले में ना 13th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी के इक्वल होता है। आई इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी के, यानी करंट क्या है? स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। करंट इज गिवन बाय स्लोप ऑफ जो चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ है ना, ऑफ क्यू टी कर्व, यानी क्यू और टी के दरमियान, चार्ज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो कहलाती है क्यू टी कर्व। तो वो उस ग्राफ की, उस कर्व की स्लोप के इक्वल है, यानी करंट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। तो हम ये क्यू टी कर्व मैं आपको बना के बताती हूँ। अगर ये है इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करें, टी अलॉन्ग दिस एक्सिस टी की वैल्यूज़ हों, इधर जो है वो क्यू की वैल्यू हो, तो हम देखते हैं कि जब एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, जब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, टाइम शुरू में इनिशियली जब टाइम ज़ीरो है, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो बाय दिस इक्वेशन क्यू किसके इक्वल आएगा? साइन ऑफ ज़ीरो। तो वो क्या आ जाएगा? क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्यू भी ज़ीरो होगा। स्टार्ट में जब टी ज़ीरो है तो क्यू भी ज़ीरो है। तो जब आप देखें टाइम जो है वो t/4 हो जाता है, तो t/4 हो तो जब टाइम t/4 हो तो एंगल आ जाता होता है π/2 का, यानी साइन ऑफ π/2 के इक्वल होगा। q इज इक्वल टू CV0 साइन ऑफ π/2। साइन ऑफ π/2 मैक्सिमम होता है, 1 के इक्वल होता है, तो उस वक्त q किसके इक्वल आ जाएगा? q विल बी इक्वल टू CV0 के इक्वल। CV0 जो है वो भी Q0 कहलाता है, यानी उस वक्त Q विल बी इक्वल टू Q0 विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q0, यानी जब शुरू में जब टाइम π/2 के इक्वल टाइम गुजर जाएगा उस वक्त Q भी जो है ना, Q भी मैक्सिमम होगा। जिस तरह साइन कर्व जो है, इस केस में V भी तो मैक्सिमम होता है ना एट V, जब t/4 टाइम गुजर जाए तो फेज़ उसका यानी जो है वो π/2 के इक्वल होता है। इसके बाद जब टाइम जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, टाइम जो है t/2 को हाफ टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजर जाता है, तो उस वक्त यानी इसी से हम CV वाले रिलेशन से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं कि जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व V जो है वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होती है। जब V ज़ीरो होगा तो Q भी ज़ीरो होगा, ठीक है। जब टाइम क्वार्टर के इक्वल गुजर जाता है, टाइम क्वार्टर साइकिल के इक्वल है, तो उस वक्त यानी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होती है, यानी V0 के इक्वल होती है, तो उस वक्त Q भी जो है वो CV0 यानी Q0 के इक्वल होगा, यानी मैक्सिमम होगा Q जो है वो। जब फिर अगेन वोल्टेज रिड्यूस होती जाती है तो कम होती जाती है, Q भी चार्ज भी कम होता जाता है प्लेट्स पे। जब चार्ज जो है वो अगेन कम होते होते चार्ज ज़ीरो हो जाता है, जब वोल्टेज जो है वो भी ज़ीरो होती है तो चार्ज भी ज़ीरो हो जाता है। फिर वोल्टेज जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेती है, यानी पोटेंशियल उसकी साइड चेंज हो जाती है, तो यानी साइन चेंज कर लेती है, तो पोटेंशियल उस वक्त चार्ज भी, यानी वोल्टेज अब नेगेटिव साइड पे पड़ रही है, चार्ज भी अगेन कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है और वो जो है चार्ज बढ़ता जाता है प्लेट्स पे। और जब वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंचती है तो चार्ज भी मैक्सिमम हो जाता है बट नेगेटिव साइड पे, और इस तरह से वो ये कर्व इस तरह से बनती है। ये है क्यू टी कर्व, क्यू और यानी चार्ज और टाइम के दरमियान कर्व। अब इसकी स्लोप देखें, स्लोप क्या होती है? स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व, स्लोप हमेशा किसके इक्वल होती है? यानी ये करंट जो है दैट इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, वो होता है एक्स एक्सिस की के अलॉन्ग चेंज इन वैल्यू, यानी x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1, ये स्लोप की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पे, यानी डेल x ओवर डेल y इसके इक्वल होती है स्लोप। अब आप देखें स्लोप, अब ये देखें कोई भी कर्व है, मैं ज़रा बड़ा करके आपको बताती हूँ। ये कोई कर्व है,
इस पे कोई ऐसे ये ऐसे कोई कर्व है बड़ी सारी, इधर करके बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये इसकी इस पे स्लोप होती है, इसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू जो है वो होती है ऐसे इसमें से गुजरती हुई टेंजेंट, यानी इसमें से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन लेके ना इसका, तो उस पर कोई से दो पॉइंट लेते हैं ऐसे। तो उन दो पॉइंट्स में ऐसे करते हैं कि इस पॉइंट को इस तरफ बढ़ाते जाते हैं, उसको उधर से ऐसे, तो उनके दरमियान ऐसे वो जहाँ एक दूसरे को मिलें, तो दिस वन वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस, वो कहलाती है स्लोप ऑफ, यानी टेंजेंट ऑफ द दिस कर्व, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी डेल एक्स डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये गलती होगी, y2 माइनस y1 है और इधर x2 माइनस x1 है, तो ये डेल y है ऊपर, नीचे है डेल x, डेल y ओवर डेल x, इस तरह होती है स्लोप, इस तरह से। अब ये चीज़ यानी ये x2 की x की यहाँ इस पॉइंट पे x की ये वाली वैल्यू होगी x1, ये वाली वैल्यू होगी x2, ठीक है। इसी तरह y एक्सिस के लॉन्ग ये वाला पॉइंट होगा y2 और ये वाला पॉइंट होगा y1, तो ये y2 माइनस y1 होगा डेल y एंड x2 माइनस x1 होगा डेल x। अब आप ये देखें कि जब आप स्टार्ट में होते हैं, एट द स्टार्ट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे होते हैं, तो उस वक्त अगर इस पॉइंट में से गुजरती हुई टेंजेंट ड्रॉ करें ना लाइन, तो वो ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट जो होती है ना वो इस तरह होती है उस वक्त, इस तरह से। अब इस पे दो पॉइंट्स लेंगे हम, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट जो है ना, इस जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो ना, टेंजेंट जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो, तो उस वक्त वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उस वक्त ये स्लोप जो है ना वो मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम होती है। जब टेंजेंट जो है ना वो इस पॉइंट पे आके ना, टेंजेंट जो है ना वो इसमें से गुजरती हुई टेंजेंट स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ऐसे यूँ हो जाती है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस वक्त स्लोप जो है ना वो मिनिमम होती है, यानी स्लोप की वैल्यू, स्लोप उस वक्त मिनिमम यानी ज़ीरो के इक्वल होती है। यहाँ पे स्लोप जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होती है, यहाँ पे स्लोप जो है वो मैक्सिमम होती है इनिशियल पॉइंट पे। इस तरह यानी शुरू में ये होता है कि जैसे जैसे हम इस कर्व के अलॉन्ग आगे आगे मूव करते जाते हैं, वोल्टेज इंक्रीज़ करती जाती है, यानी तो ये स्लोप जो है ना वो यानी शुरू में मैक्सिमम होती है, स्लोप आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाती है। आप यहाँ जाके करेंगे ना तो ये स्लोप यूँ हो जाएगी, यानी ये स्ट्रेट लाइन इसमें से गुजरती हुई यूँ हो जाएगी। उस वक्त आप यूँ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस मैक्सिमम होगा, वाई जो है ना उसकी मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। जब ये न्यूमरेटर कम होता जाए, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता जाए, तो वो ये टोटल फैक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। यानी जैसे जैसे हम ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं इस कर्व के अलॉन्ग, तो स्लोप जो है वो कम होती जाती है, यानी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जब मैक्सिमम पे यानी इस पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, इस मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उस वक्त स्लोप जो है ना इस कर्व की स्लोप जो है वो मिनिमम हो जाती है, उसकी वैल्यू यानी इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। फिर अगेन जब हम नीचे जाते हैं तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती तो है लेकिन नेगेटिव आएगी, -1 -2 -1, यानी नेगेटिव होती जाएगी स्लोप जो है वो। स्लोप जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करेंगे कर्व के लॉन्ग इन पॉइंट्स पे, तो स्लोप इंक्रीज तो होगी लेकिन नेगेटिव साइड पे, यानी -1 -2 इस तरह वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी स्लोप की। अगेन फिर इस पॉइंट पे पहुंच के स्लोप जो है वो अगेन जो है वो उसकी वैल्यू जो यानी बढ़ते बढ़ते स्लोप जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी सॉरी जो है मैक्सिमम हो जाती है अगेन, यानी स्लोप टेंजेंट जो है ना वो ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन होगी और स्लोप जो है वो बढ़ती जाएगी और वो जो है बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ इस पॉइंट पे। तो इसके बाद अब ये आप ध्यान में रखिएगा ये वाला चीज़, तो क्यूटी कर्व का कि स्लोप वाला भी। तो फिर मैं आपको अब आगे हम ये इसकी का ग्राफ वाली डायग्राम समझते हैं, वो मैं ज़रा थोड़ी बड़ी करके आपको ड्रॉ करके देती हूँ ताकि ज़रा कलरफुल समझ आ जाए अच्छे तरीके से। समझना ही है, लिखना तो बस फिर आपने थोड़ा सा ही होता है, इसमें लिखने वाला थोड़ा ही है। ये मैं ना हम इस तरह बनाते हैं, इस तरह करके कैमरा
मेथड से ही है। ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह यहाँ स्टार्ट में। अब हम मुख्तलिफ इस तरह इसमें कर्व्स में आपको बना के देती हूँ। पहले तो वोल्टेज, चूँकि हमने कहा ना कि यहाँ कैपेसिटर के केस में AC सोर्स है आपको, तो V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी है, यानी V जो है ओमेगा टी का साइन फंक्शन है इस तरह। तो जब इस तरह वोल्टेज हो, इस फॉर्म में हो, यानी साइन फंक्शन हो, तो उसका ग्राफ कैसा होता है आपने ये पहले आपने देखा भी हुआ है, पहले भी प्लॉट किया था स्टार्ट में। उस वक़्त ग्राफ जो है वो हम यूँ कर लेते हैं, ये पॉजिटिव मैक्सिमा ज़रा थोड़ा बड़ा करके बताते हैं ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। ये हाफ साइकिल, यहाँ पे फुल साइकिल, ये और ये ग्राफ है वोल्टेज के लिए, वोल्टेज टाइम ग्राफ, यानी टाइम को इस एक्सिस के लॉन्ग हम टी लें, टाइम लें और इस एक्सिस के लॉन्ग वी लें, तो ये वोल्टेज टाइम ग्राफ जो है ना वो इस तरह का बनता है। अब हमने कहा कि देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज में और करंट में, चार्ज में जो है ना, यानी वी में और क्यू में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। हमने यही देखा था ना शुरू में कि V एंड Q हैज़ नो फेज डिफरेंस, यानी Q इज़ ऑल्सो इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, इसके इक्वल होता है। पीछे इक्वेशन हमने ड्राइव की थी Q इज इक्वल, Q के लिए भी V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी के इक्वल होता ना, तो Q इज इक्वल टू Q किसके बराबर था, CV के इक्वल। तो यहाँ से हमने निकाला था Q इज इक्वल, सॉरी ये Q इज इक्वल टू CV नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी निकाला था, तो CV नॉट वॉज इक्वल टू Q नॉट, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल था। ये इक्वेशंस थी हम। तो अब अगर Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी को प्लॉट करें तो ये हमारे पास ये भी आ जाता है ग्राफ किस तरह का, ये भी इसी तरह का ग्राफ आएगा। ये हम मैं इसको ग्रीन लाइन से शो कर देती हूँ, ऐसे इसको ऐसे ग्रीन बना देते हैं इस तरह। यहाँ ये बिल्कुल इसी टाइप का ग्राफ होगा, इसी जहाँ इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगी, वहाँ चार्ज भी मैक्सिमम होगा। यानी ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को शो करे, यानी इस एक्सिस के लॉन्ग हम चार्ज लें और इधर टी लें, टाइम लें, तो फिर भी इस तरह Q और T के दरमियान भी इस तरह का ग्राफ आता है। इसी तरह की कर्व होती है साइन कर्व के इक्वल, इस तरह। ये है वोल्टेज और क्या नाम है, करंट, सॉरी टाइम और चार्ज के दरमियान ग्राफ। ये ग्रीन वाला जो है टाइम और चार्ज के दरमियान ग्राफ है, यानी ये QT कर्व है, ये वोल्टेज वाली कर्व है VT, ठीक है। तो QT कर्व इज़ द ग्राफ बिटवीन Q चार्ज एंड टाइम T, एंड VT यानी वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ। तो वो ये वोल्टेज वाली कर्व जो है वो ब्लैक लाइन से शो की हुई है, Q वाली चार्ज वाली कर्व जो है वो इस लाइन से। अब हम बना लेते हैं, इसके बाद हमारे पास हम रेड से शो कर देते हैं। तीसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या थी, करंट। अभी हमने निकाला था ना करंट, I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल क्यू ओवर डेल टी, यानी वो करंट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द QT कर्व। तो आपने ये QT कर्व इससे पहले आपने देखी थी, मैंने बना के बताई आपको कि उसमें एट t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, जब एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो उस वक़्त क्या होता है, उस वक़्त स्लोप जो है इंस्टेंट यानी एट द स्टार्ट ऑफ द इंस्टेंट, यानी टाइम के स्टार्ट में जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो होता है उस वक़्त स्लोप जो है इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। उस वक़्त यानी जो स्लोप जो होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि स्लोप इज इक्वल टू I, यानी करंट के। तो इट मीन्स के करंट मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, t इज इक्वल टू ज़ीरो इंस्टेंट पे करंट जो है वो मैक्सिमम है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। इसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता जाएगा, करंट जो है वो
यानी वो उसकी वैल्यू शुरू में मैक्सिमम थी, अब वो करंट जो है वो कम होता जाएगा। और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर ओ हो, इसको आप ओ कह लें, इसको रिप्रेजेंट करें ओ से, इसको ए, इस पॉइंट को ए, ये बी, ये जो है पॉइंट सी कह लें, ये ए बी सी, ये डी कह लें, इस तरह करके कह लें। या आपकी ना बुक में जो है ना वो उससे करें, ये पॉइंट जो है ना वो उन्होंने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पॉइंट एन, और ये बी ही है। ये पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, ये जो जब दोबारा कर्व यानी एस कहते हैं, इस पॉइंट को उन्होंने एस कहा हुआ है, एस, और इस वाले पॉइंट को डी। इसी तरह अब हम करंट का देखते हैं। करंट के लिए जब एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप जो है वो मैक्सिमम है, मैंने पहले आपको बताया स्लोप मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि जैसे जैसे वोल्टेज जो है वो बढ़ती जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, तो स्लोप जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी वो कम होती जाती है। इट मीन्स कि करंट कम हो रहा है। स्लोप कम होने का मतलब है, स्लोप चूँकि गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू से रिड्यूस होते होते कम होता जाता है। और कम होते होते इस पॉइंट पे जब पहुंचते हैं, जब जो है वो वोल्टेज जो है वो अपनी वो मैक्सिमम हो जाती है, उस वक्त जो है वो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, उसकी चार्जिंग यानी वो फुली चार्ज हो जाता है, तो उस वक्त करंट स्टॉप हो जाता है, यानी करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। करंट रिड्यूस होते होते, कम होते होते ज़ीरो हो जाता है। अगेन उसी टाइम पे, यानी जब वो फुली चार्ज हो जाता है, तो इससे जो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। चार्ज भी डिक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज भी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। जब वोल्टेज डिक्रीज़ होती जाती है, यानी हम इस तरफ इधर वोल्टेज रिड्यूस हो रही है, तो इस तरफ पे जब हम मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचते हैं, तो उस वक्त स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है। स्लोप ज़ीरो होने का मतलब है करंट ज़ीरो है। जब आहिस्ता आहिस्ता फिर स्लोप जो है, वोल्टेज जो है इधर यानी कम होती जाती है, तो स्लोप जो है इस साइड पे, स्लोप जो है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन नेगेटिव साइड पे। यानी वो स्लोप इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो अपनी करंट जो वो स्लोप यानी करंट भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन अपनी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, क्योंकि कैपेसिटर उस दौरान जो क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज जो हो रहा होता है ना, तो उस वक्त करंट जो है वो जो है वो करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा करंट। उस वक्त करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अब करंट की डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, यानी इस तरफ नेगेटिव साइड पे। यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, करंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बट इस नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ कर रहा है। अब करंट जो है वो, जब वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होते होते ज़ीरो हो गई, उस वक्त करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। जब वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी, करंट जो है वो मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। लेकिन ये फिर अगेन जो है कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी दूसरा साइकिल, हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, पोलैरिटी सोर्स अपनी चेंज कर लेगा, तो कैपेसिटर जो है वो अगेन चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाए, तो करंट जो है वो जो है करंट अब मैक्सिमम है। जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, करंट जो है वो इधर जो है फिर अगेन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है नेगेटिव साइड पे, यानी कम होते होते फिर अगेन ज़ीरो पे पहुंच जाता है। तो फिर अगेन करंट जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अपनी डायरेक्शन जो है वो कैपेसिटर चार्जिंग शुरू हो जाता है दोबारा, यानी नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान दोबारा फिर अगेन कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, और इस साइकिल के एंड पे जो है ना कैपेसिटर फुली चार्ज होता है। फुली चार्ज होता है जब, तो जब उस वक्त करंट जो है वो बढ़ते बढ़ते करंट जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, यानी इस तरह से एट द एंड ऑफ द साइकिल जो है ना वो अगेन करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, इस तरीके से। यानी आप अगर अब हम फेज़ डिफरेंस की बात करें, तो इस पॉइंट को वो कहते हैं, इसको उसने कह दिया पॉइंट पी। ये पॉइंट जो है ना जिस पे करंट मैक्सिमम है, उसको पॉइंट पी कह दिया। और ये पॉइंट जो है वो, ये वाली करंट वाली कर्व है रेड, ये किसको शो कर रही है, करंट को। ये वाली ब्लैक वाली कर्व किसको, वोल्टेज को। ये ग्रीन वाली किसको, क्यू को, ये क्यू टी यानी ये चार्ज को। तो अब
जैसे जैसे शुरू में एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू इन पॉइंट्स पे, वो जब पॉइंट ओ पे वोल्टेज पॉइंट ओ पे है, इन पॉइंट्स पे देखें वोल्टेज जो है इट हैज़, इसका फेज़ क्या है, वोल्टेज का फेज़ क्या है इस पॉइंट पे, ज़ीरो, यानी इसका फेज़ है ज़ीरो। इसका करंट का फेज़ इस वक्त करंट मैक्सिमम पे है, जब मैक्सिमम वैल्यू पे हो करंट तो उस वक्त फेज़ क्या होता है π/2। तो ये यानी करंट वाली कर्व का फेज़ है π/2, यानी करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को विद द फेज़ डिफरेंस ऑफ π/2, यानी इसका ये करंट फेज़ में π/2 आगे है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज। इसी तरह इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है इसको पॉइंट ए कह लें, ये इस पे पॉइंट एन है, करंट वाली कर्व पे इसको पॉइंट एन कह लें, वोल्टेज वाली कर्व का ये पॉइंट ए है, यानी पॉइंट ए और एन पे, ए और एन पे देखें करंट जो है वो मैक्सिमम से रिड्यूस होते होते उसका फेज़ इस पॉइंट पे क्या है पाई। जब वो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू पे अगेन ज़ीरो पे आता है कोई चीज़, कोई कर्व, तो उस वक्त उसका फेज़ क्या होता है पाई के इक्वल। और वोल्टेज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची तो वोल्टेज का फेज़, सॉरी, करंट का फेज़ पाई है, तो वोल्टेज का फेज़ बढ़ते बढ़ते ज़ीरो से बढ़ के क्या हो गया, वोल्टेज का फेज़ π/2 है। इस पॉइंट पे जब कोई चीज़ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है उस वक्त उसका फेज़ π/2 होता है, ये हमने पहले देखा हुआ है, प्रूव किया हुआ है। तो वोल्टेज का फेज़ π/2 है, करंट का पाई है, यानी करंट अब पाई बड़ा है π/2 से, π/2 के एंगल से पाई का एंगल जो है वो बड़ा है। अगेन पाई में से π/2 निकालो तो फेज़ डिफरेंस क्या आ जाता है π/2, पाई में से π/2 निकालो तो आंसर क्या आता है π/2, यानी 180 में से 90 डिग्री का एंगल निकालो तो 90 डिग्री आंसर आता है ना, 180 में से 90 निकालो तो 90, यानी अगेन फेज़ डिफरेंस जो है करंट में और इसमें वोल्टेज में फेज़ डिफरेंस π/2 आता है इस पॉइंट पे भी। अब इन पॉइंट्स पे देखो करंट वाली कर्व के अलॉन्ग ये पॉइंट क्या है आर, इसको कह लें आर, PQR यानी PNR। तो अब यहाँ देखो इन दोनों पॉइंट्स पे देखो वोल्टेज का फेज़ है पाई, इसका क्या है 3π/2, यानी करंट जो है अब भी π/2, 3π/2 में से पाई निकालो तो π/2 आंसर आता है, तो यानी करंट अब भी फेज़ में आगे है वोल्टेज से। तो इट मीन्स करंट जो है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है विद द फेज डिफरेंस ऑफ π/2, यानी करंट जो है वोल्टेज को π/2 के फेज डिफरेंस से लीड कर रहा है। अब हम इसके बाद, यानी ये चीज़ आपने डायग्राम समझ ली, फेज डिफरेंस भी आपको पता चल गया π/2 का है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी वेक्टर डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो वेक्टर में आप देखें ये दो कलर यूज़ कर लेते हैं वेक्टर डायग्राम प्लॉट करने के लिए। ये हम इस तरह से, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा प्रूव किया कि हर पॉइंट पे करंट जो है वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज किस पॉइंट पे है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है 0। तो जिस क्वांटिटी की t इज इक्वल टू 0 पे जिस क्वांटिटी की वैल्यू 0 होती है उसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करते हैं। उसके लिए वेक्टर जो है ना वो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी ये है v, ये है वोल्टेज जो है इस एक्सिस के लॉन्ग है। करंट अब हम देखते हैं करंट कैसे करेगा। करंट चूँकि वोल्टेज को लीड कर रहा है, यानी करंट फेज़ में आगे है π/2 के एंगल से, तो हम करंट को इस एक्सिस के लॉन्ग, यानी इस तरह वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। सॉरी ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया। ये है करंट आई इस तरह से, यानी इस तरह करंट जो है वो π/2 के फेज़ से आगे है वोल्टेज को, यानी करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, वोल्टेज पीछे है फेज़ में, करंट जो है वो π/2 आगे है फेज़ में वोल्टेज से। यानी इस तरह से ये वेक्टर डायग्राम, इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ये वेक्टर डायग्राम होगी, यानी वेक्टरिकली हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जो है हम इसकी ये जिस तरह रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जब रेजिस्टेंस को हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया था तो वो जो करंट को रेजिस्टेंस आर जो था ना, आर वॉज इक्वल टू
आर किसके इक्वल थी रेजिस्टेंस, वी ओवर आई के इक्वल, वी ओवर आई के, ये सी। अब कैपेसिटर जो है ना वो भी करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी उसकी भी कुछ रेजिस्टेंस ऑपोजिशन हो, यानी रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंपोनेंट टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के रास्ते में मज़ाहमत जो कोई रेजिस्टेंस जो है ना वो ऑफर करती है, वो दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी तरह जब कैपेसिटर को हम एसी सोर्स के साथ लगाएंगे तो वो भी एसी करंट के फ्लो के रास्ते में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर करेगा। तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड, वो इसकी क्या कहलाती है, एक्स सी, उसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या एक्स सी क्या कहलाती है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हम एक्स सी को, इस ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर के केस में इस ऑपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते थे, कैपेसिटर के केस में इस ऑपोजिशन को ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ये हम क्या बोलते हैं, इसको एक्स सी कहेंगे और इसको हम रिएक्टेंस कहेंगे, बोलेंगे क्या, लिखेंगे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस, आर ई ए एन सी ई, रिएक्टेंस, आर ई ए सी टी ए एन सी ई, रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस जो है ना वो रिएक्टेंस कहलाती है, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट या ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। उसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए सिंबल एक्स सी यूज होता है एंड इट इज इक्वल टू, यानी इसको रिएक्टेंस कहते हैं। अब हम ये बताते हैं कि रिएक्टेंस किसके इक्वल होती है, एक्स सी जो है वो किसके इक्वल होगी, एक्स सी इज इक्वल टू द, एक्स सी इज गिवन बाय रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ आर एम एस ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट मीन्स केयर वैल्यू ऑफ करंट, यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दें। ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है ना, यानी तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, तो ये V की, जिस तरह R इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है ना, इसी तरह ये V की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को I की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से डिवाइड कर दें तो XC आ जाता है हमारे पास। तो अब हम ये, मैं आपको बताती हूँ ये किसके इक्वल निकलता है। ये आपके पास था ना, V होता है ना, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके इक्वल है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इसके। तो अगर हम Q निकालें तो Q किसके इक्वल आ जाता है, C वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके इक्वल। अब अगर डी क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी क्यू ओवर, यानी टी के लिहाज से इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको इसका डेरिवेटिव ले लें, यानी डेल क्यू ओवर, डेरिवेटिव भी तो रेट ऑफ चेंज ही होता है ना, तो डी क्यू ओवर डी टी ले लें, इसका डिफरेंशियल ले लें तो वो करंट होगा, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट। करंट इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो ये किसके इक्वल होगा, डी क्यू, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। ये मैथ्स वालों को तो समझ आ जाएगी डेरिवेटिव क्या होता है, सी वी नॉट किसी फंक्शन का, ये आ जाना साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉज ओमेगा टी, कॉज ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा लेंगे, उस ओमेगा को हम इधर लिख देते हैं, तो यानी डी क्यू ओवर डी टी आ जाता है सी वी ओमेगा इंटू सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉज ओमेगा टी, इसके इक्वल आ जाता है, यानी करंट इसके इक्वल आ जाता है। अब यहाँ से आप, यानी आई किस चीज़ के इक्वल आ गया आपके पास, आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉज ओमेगा टी। तो आई को आप लिख सकते हैं, यानी ये सी वी नॉट जो है वो तो वी नॉट यानी ये आ जाएगा सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉज ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस
पाई बाय 2 या 90 डिग्री, प्लस पाई बाय 2 या 90 डिग्री लिख दें इसकी जगह। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 किसके बराबर होता है? कॉज ओमेगा टी के इक्वल आता है। जब इसको सॉल्व करें ना ट्रिग्नोमेट्रिकली, ये 10th में आपने किया था कि किसी एंगल में पाई बाय 2 के एंगल में यानी 90 डिग्री के एंगल में जब हम किसी 90 को साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है तो हम लिख देंगे, तो ये बराबर होगा साइन थीटा प्लस ओमेगा टी के पाई बाय 2 के। अब ये देखो वोल्टेज भी साइन फंक्शन ऑफ ओमेगा टी है। करंट किसके इक्वल आया? साइन फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी करंट जो है वोल्टेज से फेज में, इसका फेज है ओमेगा टी वोल्टेज का, करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी करंट वोल्टेज से फेज में पाई बाय 2 के एंगल से फेज में ज़्यादा है, यानी करंट का फेज पाई बाय 2 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। हम इस तरह लिख लेते हैं। और I इज इक्वल टू, ये इसको V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी करंट को लिख सकते हैं ना साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी इस तरह इनटू C, ये C ओमेगा C लिख लें इसको, इंटू ओमेगा C इधर लिख लेते हैं। चलो इधर ना जगह नहीं बची तो ओमेगा C इधर लिख लेते हैं। तो I को हम फिर लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू, ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज VRMS, यानी VRMS या V लिख लो ना। ये क्या है? V वोल्टेज, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ये जो पाई बाय 2 जो है इसी के साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को इसके इक्वल होता है, यानी कॉज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के। तो हम यानी फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना V, यानी ये आ जाएगा V ओवर ये 1 ओवर ओमेगा सी, यानी या हम लिख सकते हैं V ओवर ये क्या है 1 ओवर, यानी यहाँ R इज इक्वल, ये जो है I होता है ना V ओवर R के इक्वल, हमारे पास रेजिस्टेंस के केस में I किसके इक्वल होता है? V ओवर R के। तो इन दोनों इक्वेशंस को I इज इक्वल टू V ओवर R वाली को और I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 1 ओवर ओमेगा सी को कंपेयर करें तो आप देखें V की जगह तो V है, R की जगह क्या है, यानी रेजिस्टेंस की जगह क्या है? 1 ओवर ओमेगा सी, यानी कैपेसिटर के केस में इसको हम 1 ओवर ओमेगा सी को हम कैपेसिटिव ऑपोजिशन, यानी रेजिस्टेंस क्या? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंपोनेंट। तो यह जब कैपेसिटर लगा हो इसी के साथ तो फिर वो ये R की जगह क्या आ जाता है? 1 ओवर ओमेगा सी, यानी ये हम इसको XC भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि XC किसके इक्वल है? 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल, यानी XC किसके इक्वल है? 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल। ओमेगा चूँकि 2 पाई F के इक्वल होता है, यानी XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा की जगह लिखें 2 पाई F इंटू सी, यानी ये क्या चीज़ शो करता है कि कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जो है ना, वो रेजिस्टेंस और या ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर जो है टू द फ्लो ऑफ AC जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC के साथ वेरी करती है, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है, यानी ये रेजिस्टेंस ऑपोजिशन जब फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो ये रेजिस्टेंस जो है ना ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC जो है वो मैक्सिमम होगी और इन्फिनिटी के इक्वल होगी। जब ये फ्रीक्वेंसी जो है इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू तो उस वक्त XC जो है वो मिनिमम होगी, वो यानी ये इसके साथ वेरी करती है। तो XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई F इंटू सी। तो ये इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हुआ। ज़रा गौर से बेटा इसको ज़रा ध्यान से इसको पढ़िएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा ना। समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में बताया, वरना लिखना तो बहुत थोड़ा सा लिखना पड़ता है आपको इसके, तो वो यानी इसलिए बताया कि ये समझ आ जाए लिखा हुआ। तो इसके साथ ही
ये अब आपको मेरे ख्याल में इस वाली कैलकुलेशन से, ये जो मैंने समझाई थी, इससे ये भी पता चल गया होगा कि करंट जो है वो फेज़ में, थ्योरेटिकली भी प्रूव हो गया कि करंट जो है वो फेज़ में एसी वोल्टेज से π/2 फेज़ में ज़्यादा, यानी इसका फेज़ ओमेगा टी है, इसका फेज़ जो है वो ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो इट मीन्स कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को विद द फेज़ डिफरेंस ऑफ π/2। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। कमेंट्स में ये बताइएगा ना नीचे, अगर नहीं कुछ समझ आया तो फिर मैं बता दूँगी आपको, यानी फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले आपको कुछ बताऊँगी।